गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानकुंज एकेडमी। आप सभी को केमिकल काइनेटिक्स का क्लास नंबर 6 हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो रेट लॉ इक्वेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो केमिकल काइनेटिक्स का जो टॉपिक्स नंबर है वो 6 नंबर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे सारे बच्चे। चलिए ध्यान से देखिएगा कि आज का जो टॉपिक है वो रेट लॉ इक्वेशन है। चलिए क्या है? रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन है ना। अगर इसकी हिंदी की बात करें, दर नियम समीकरण। दर नियम समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम यहां पे बात करते हैं, समझिएगा कि रेट लॉ इक्वेशन जो है इसका जो वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं, हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को देख करके नहीं बता सकते हैं जब तक कि इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दर नियम समीकरण का वैल्यू बताने के लिए हम लोगों को प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए हम प्रयोग से बताते हैं आपको। ध्यान से देखिएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, ध्यान से देखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर तथा रिएक्टेंट के मोलर सांद्रण के बीच मात्रात्मक संबंध। कैसा संबंध? मात्रात्मक संबंध। ध्यान से सुनिएगा, मात्रात्मक संबंध प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसे एक ध्यान से सुनिएगा, जिसे एक व्यंजक के रूप में, किसके रूप में? व्यंजक के रूप में लिखते हैं, उसे ही रेट लॉ इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेट लॉ इक्वेशन कहा जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो रेट होता है, जो दर होता है, तथा रिएक्टेंट के मोलर सांद्रण के बीच मात्रात्मक संबंध किसके द्वारा? प्रयोग के द्वारा। प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसे एक व्यंजक के रूप में लिखते हैं, उसे ही रेट लॉ इक्वेशन कहा जाता है। क्लियर हो चुके हैं? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेट लॉ इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा कि अगर हम यहाँ पे आपको एग्जांपल लेकर के समझाते हैं कि हम यहाँ पे लिए NO2। क्या लिए? NO2। और ये NO2 को हम फ्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं। किससे अभिक्रिया कराते हैं? फ्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं। तो आपका यहाँ पे आएगा कि सर ये अभिक्रिया करके एक यौगिक बनेगा, कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? कि NO2 और क्या बनेगा? F बनेगा। इसका नाम क्या हो गया? नाइट्राइल फ्लोराइड बन चुका है। तो यहाँ पे जो है ये बैलेंस नहीं है, हम यहाँ पे 2 से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसका दर जो है, इसका जो हम लोग रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे, उसका जो वैल्यू होगा वो प्रयोग द्वारा ही बता सकते हैं, देख करके नहीं बता सकते। जो भी कोफिशिएंट होगा वो पावर हो जाता है, जो कोफिशिएंट रहता है वो क्या होता है? पावर हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। तो ये जो R है, ये R क्या है? दर है।
आर क्या है, दर है। ये दर किसके समानुपाती हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपको हम समझाए होंगे कि ये दर क्या है, ये दर क्या है, ये आर क्या है, तो आप बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके समानुपाती होता है, वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो कंसंट्रेशन का गुणनफल के समानुपाती होता है, कंसंट्रेशन के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अब ए बी की जगह में यहाँ पे जो भी हो, तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा NO2 पर पावर कितना 2 और F2 पर पावर कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम किसी समानुपाती को इक्वल टू में चेंज करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट राशि से गुना करते हैं। तो कांस्टेंट राशि क्या है, k है, और यहाँ पे क्या हो गया NO2 पावर 2 और यहाँ पे क्या हो गया F2 पावर क्या हो गया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे समझिएगा, एकदम धीरे से समझिएगा आप, धीरे धीरे, कि यहाँ तो 2 और क्या हो गया 1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे समझाते हैं आपको अगला पॉइंट में, ध्यान से देखिएगा। इसको तो आप देख करके बोल देंगे कि 2 1 3 होगा, लेकिन हम आपको समझाते हैं कि ये प्रयोग के द्वारा आता है, कि हम, ध्यान से देखिएगा, कि हम प्रयोग पाते हैं कि अभिक्रिया की दर NO2 तथा F2 के एकल सांद्रण पद के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। क्लियर है ना। आपको समानुपाती दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है तो चलिए हम इधर लिखते हैं, एकल सांद्रण पद के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है ना। तो हम ये पाती होता है किसके द्वारा, हम प्रयोग से पाए हैं कि अभिक्रिया की जो दर है NO2 तथा F2 के एकल सांद्रण पद के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है, या समानुपाती है। तो इसका मतलब हो गया कि अब इसीलिए प्रायोगिक दर, कैसा दर, प्रायोगिक दर, ध्यान से देखिएगा, एक्सपेरिमेंट रेट। तो जब हम प्रायोगिक दर की बोलेंगे तो ये R हो जाएगा, ये समानुपाती हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बोला है, एकल, क्या बोला है, एकल बोला है, मतलब कि पावर कितना मानना है हमको, 1 मानना है, और यहाँ पे क्या हो गया F2 और यहाँ पे क्या हो गया 1। तो एकल सांद्रण पद, एक सांद्रण पद, दो सांद्रण पद, एकल सांद्रण पद के गुणनफल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये किसके समानुपाती होते हैं, रेट के समानुपाती होते हैं। तो अब यहाँ पे R बराबर क्या हो गया, R बराबर हो गया यहाँ पे K, और यहाँ पे क्या हो गया NO2 पर पावर 1, और यहाँ पे क्या हो गया F2 पर पावर 1। कैसे हुआ, ये कैसे हुआ आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे तभी हम लोगों को ये मालूम आया, ठीक है ना। तो हम प्रयोग से पाए हैं, ये प्रयोग द्वारा हम 1 और 1 करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां तक लिखे आप लोग। इसी से एक छोटा सा रेट लॉ इक्वेशन का परिभाषा निकलता है, इसी थ्योरी से, इस थ्योरी का परिभाषा हम लिखते हैं इस जगह। ध्यान से देखिएगा आप, इरेजर ध्यान से देखिएगा, इसी जगह हम लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए समझिएगा, इस जगह आपको बेहतरीन तरीके से ये वाला आप लोग तब तक लिखिए, ध्यान से समझिए कि अब यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि अतः रासायनिक अभिक्रिया की दर तथा मोलर सांद्रण
मोलर सांद्रण के बीच, मोलर सांद्रण के बीच, ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है इसी जगह, मोलर सांद्रण के बीच वास्तविक संबंध। कैसा संबंध? वास्तविक संबंध, वास्तविक संबंध प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है ना, किया जाता है। कैसा? प्रयोग द्वारा, जिसे रेट लॉ इक्वेशन, जिसे रेट लॉ इक्वेशन, जिसे रेट लॉ इक्वेशन कहा जाता है। क्लियर हो गए? जिसे क्या कहा जाता है? रेट लॉ इक्वेशन कहा जाता है। क्लियर है आप लोग? जिसे रेट लॉ इक्वेशन कहा जाता है। क्लियर यहाँ पे? अब आपको एक छोटा सा थ्योरी फिर से लेते हैं और आपको रेट लॉ इक्वेशन को समझाने का प्रयास करते हैं। समझिएगा, यहाँ तो लिख लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, है ना? तो चलिए अब हम लोग समझेंगे रेट लॉ इक्वेशन को एक छोटा सा थ्योरी लेकर के, एक छोटा सा थ्योरी लेकर के समझेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा कि अब यहाँ पे हम समझा रहे हैं इन जनरल, इन जनरल। अब समझिएगा कि अगर यहाँ पे हम ले लिए ए कॉफिशिएंट है ए, यहाँ पे बी कॉफिशिएंट है बी, यहाँ पे ये क्या है? पूरा रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बना है सी प्लस डी। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि ए बी सी और डी क्या है, तो हम आपको पिछले क्लास में भी बता चुके हैं कि ये क्या है? कॉफिशिएंट है। क्या है? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ए बी सी और डी ये क्या है? क्या है? ये कॉफिशिएंट है, यानी ये क्या है? गुणांक है। क्या है? गुणांक है। ठीक है, क्या है? ये गुणांक है। अब यहाँ पे समझिएगा आप लोग गुणांक को कि अगर हम ये सांद्रण ए है, क्या है? सांद्रण ए है, ए का जो गुणांक है, जो कॉफिशिएंट है, वो क्या है? ए है। क्या है? ए है। अगर हम ए को x मान लिए, क्या मान लिए? x मान लिए। क्या मान लिए? x मान लिए। तो अगला, अगर आपको ये क्या है? b दिया है और इसका कॉफिशिएंट क्या दिया है? b दिया है। क्या दिया है? b दिया है। अगर हम इसको क्या मान लिए? y मान लिए। समझिएगा, इतना जो भाषा आपको लिखा है उसी चीज को हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे, जो कि थोड़ा सा बात आपको कुछ कुछ समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो क्या मान लिया आप? x और क्या मान लिए? y मान लिए। ठीक है, तो इसीलिए प्रायोगिक दर, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? प्रायोगिक दर। तो ये r समानुपाती क्या हो जाएगा? a टू दी पावर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x इंटू क्या हो जाएगा? b पर पावर क्या हो जाएगा? y। तो अब यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं कि सांद्रण जो है, जो कंसंट्रेशन ऑफ यानी मोलर सांद्रण, तो इसका समानुपाती हो रहा है। तो ये r बराबर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई ना कोई कांस्टेंट राशि से गुणा करना पड़ेगा और a टू दी पावर क्या हो जाएगा? x और b टू दी यहाँ पर क्या हो जाएगा? y। अब ये हुआ हम लोगों का रेट लॉ इक्वेशन। ये क्या हो गया? रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिएगा कि ये जो x और जो y जो हम माने हैं वो कहां से लाए हैं? प्रयोग के द्वारा। कहां से लाए हैं? प्रयोग के द्वारा। हो सकता है कि x और y का जो वैल्यू है वो आपका जो सांद्रण का जो कॉफिशिएंट a है और b है उसके मान का बराबर भी हो सकता है या बराबर नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया ना? तो वो बराबर भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी बराबर नहीं होता है। तो इसी चीज को हम इधर लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कि x तथा y का मान प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा? प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसमें कि ध्यान देखेंगे, जिसमें कि रिएक्टेंट के कॉफिशिएंट
ए तथा बी के मान के बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्लियर है। यानी यहाँ पे जो हम x और y जो माने हैं वो a और b का वैल्यू का बराबर भी हो सकता है या बराबर नहीं भी हो सकता है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ तक आप लोग पहले नोट डाउन करेंगे। अभी हम आपको सिखाने वाले हैं कि r बराबर के कब होगा। चलिए ध्यान से लिखिए, इसको पहले पूरा को लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे बेहतरीन तरीके से कि r बराबर k कैसे होता है। समझिएगा, समझना है आपको बेहतरीन तरीके से कि अगर आपको यदि हम बताते हैं कि यदि, समझिएगा इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझने का प्रयास करना है आपको कि यदि ये जो A है ये क्या है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि अगर इसका वैल्यू A का वैल्यू क्या ले लिया जाए, ध्यान से देखना है, इस पे देखना है एकदम बेहतरीन तरीके से कि अगर A का वैल्यू क्या ले लिया जाए कि 1 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, क्या ले लिया जाए 1 मोल लीटर इनवर्स, यानी इसका वैल्यू क्या लिया जाए 1 लिया जाए, और B का भी वैल्यू क्या लिया जाए, यहाँ पे क्या लिया जाए 1 मोल लीटर इनवर्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या कि A का भी वैल्यू 1 और B का भी वैल्यू क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे R बराबर क्या है कि K है, यहाँ पे टू दी पावर क्या है X है, और B टू दी पावर क्या है Y है। तो अब जब यहाँ पे देख रहे हो कि R यहाँ पे 1, इसका भी 1, तो यहाँ पे R बराबर क्या हो गया K हो गया, क्या हो गया K हो गया, क्या हो गया K हो गया। ये कब हुआ जब मोलर सांद्रण में उसका वैल्यू क्या लिया गया 1 लिया गया। कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के मोलर सांद्रण का मान इकाई लिया जाता है तो उसका जो कांस्टेंट होता है वो R के क्या होता है समान हो जाता है। तो अब यहाँ पे समझ चुके होंगे, तो यहाँ पे एक वाक्य लिखेंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में मोलर सांद्रण का मान इकाई लिया जाता है, क्या लिया जाता है इकाई लिया जाता है, तो अभिक्रिया की दर स्थिरांक है ना, यानी इसको क्या बोलेंगे रेट कांस्टेंट। ये जो K है ये क्या है, ये K है रेट कांस्टेंट। क्या है रेट कांस्टेंट, क्या है रेट कांस्टेंट का मतलब हो गया दर स्थिरांक। क्या हो गया दर स्थिरांक। तो हम जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में मोलर सांद्रण का मान क्या लिया इकाई लिया, तो अभिक्रिया का जो दर है वो दर स्थिरांक के बराबर हो जाती है। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का, समझ में आया। ये घटना कब होगा जब हम
मोलर सांद्रण का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो इसी को ध्यान से देखना है, इसी को हम लोग है ना विशिष्ट दर भी कहते हैं। समझ में आ गया? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट दर। क्या कहते हैं, विशिष्ट दर। तो विशिष्ट दर कब होगा, स्पेसिफिक रेट कब होगा, जब हम लोगों का R बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो आप इस पोर्शन को पहले लिखेंगे, फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो आप वीडियो को क्या करिए, पॉज कीजिए और पॉज करके इस चीजें को लिखिए। बेहतरीन चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है, आगे हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग लिखिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। हम लोग आगे का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है दर स्थिरांक। क्या है, दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट यानी के की विशेषताएं को हम लोग पढ़ेंगे। टोटल विशेषताएं क्या है, 4 है। ध्यान से देखेंगे। विशेषता नंबर 1, विशेषता नंबर क्या कहता है 1 कि अलग अलग जो रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है, तो सबके लिए के का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक का मान भिन्न हो सकता है। दूसरा क्या है कि कुछ कांस्टेंट जो है, कुछ रेट कांस्टेंट जो है वो फास्ट रिएक्शन को बताता है, तो कुछ क्या बताता है, स्लो को बताता है। दो चीज हो गया। तीसरा क्या है कि जो के का मान होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किसके ऊपर करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि टेम्परेचर घटाने से उसका मान में परिवर्तन आ जाती है, या बढ़ाने से क्या होता है, मान में परिवर्तन आ जाती है ना। और लास्ट क्या है, चौथा नंबर क्या है कि इसका जो मोलर सांद्रण जो है, मोलर सांद्रण के ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। के का मान जो है मोलर सांद्रण के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग चारों को इंपॉर्टेंट से समझेंगे। नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखेंगे कि विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया की दर, विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया की दर स्थिरांक का मान, ऐसे विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, तो यहाँ पे हम के लिए जोड़ देते हैं, के लिए दर स्थिरांक का मान ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक का मान भिन्न होता है। क्लियर हो गया? भिन्न होता है। अलग अलग अभिक्रिया के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा यानी जो के होगा, क्या होगा, जो दर स्थिरांक यानी जो के होगा उसका मान अलग अलग होगा। नंबर 2, कुछ दर स्थिरांक यानी कुछ रेट कांस्टेंट, कुछ दर स्थिरांक तीव्र यानी फास्ट अभिक्रिया को दर्शाता है, जबकि कुछ दर स्थिरांक यानी के दर स्थिरांक के मंद मतलब स्लो मंद अभिक्रिया को व्यक्त करता है या दर्शाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, दर्शाता है। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग क्या है कि अब यहाँ पे नंबर 3 आपको किसके बारे में बोले थे, हम किसके बारे में बोले थे? टेम्परेचर, है ना। चलिए ध्यान से देखेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। नंबर 3 कि दर स्थिरांक, क्या हम बोल रहे हैं? दर स्थिरांक यानी दर स्थिरांक कौन? के का मान सिर्फ टेम्परेचर
मान पर निर्भर करता है। किसके मान पर? टेम्परेचर के मान पर निर्भर करता है ना। तो अब यहां पे इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर का मान बदलने से K का मान बदल जाती है। K का मान बदल, जाहिर सी बात है कि जब उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है, तो टेम्परेचर का मान बदलेगा तो K का मान बदलेगा, नहीं बदलेगा। चलिए, और जो चौथा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथा क्या है कि दर स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ध्यान से देखेंगे कि दर स्थिरांक मतलब कि दर स्थिरांक का मान अभिकारक, ध्यान से देखेंगे, दर स्थिरांक का मान अभिकारक के मोलर सांद्रण पर निर्भर करता है। किसके ऊपर करता है? मोलर सांद्रण, है ना, मोलर सांद्रण के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये चार हम लोगों का टोटल 4 इसका कैरेक्टर है। तो दर स्थिरांक का जो विशेषताएं हैं वो टोटल कितने हैं? 4 है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिखेंगे। पहला क्या है कि विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया का जो रेट है, जो रेट कांस्टेंट है, उसका मान क्या होगा? भिन्न होता है। कुछ जो है दर स्थिरांक यानी K जो है तीव्र अभिक्रिया को दर्शाता है, जबकि कुछ को क्या दर्शाता है? मंद को दर्शाता है। तीसरा नंबर क्या है कि जो दर स्थिरांक का जो मान है वो सिर्फ टेम्परेचर के मान पर निर्भर करता है। टेम्परेचर का मान बदलने से K का मान बदल जाता है। उसके बाद क्या है कि दर स्थिरांक का जो मान है वो रिएक्टेंट के मतलब अभिकारक के मोलर सांद्रण पर निर्भर करता है। ये हम लोगों का विशेषताएं कितने था? 4। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिखिए। और आप लोग जो हैं जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए। चलिए आप लोग यहाँ तक लिखिए।